हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन 4 दिनों के 51 क्वेश्चंस मैंने सम्मिलित किए हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि इसमें शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों इतने क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाते हैं, जो चीज़ आप 1.5 से 2 घंटे में कवर करते हैं वो आपको यहाँ मात्र आधे घंटे में सब कुछ बताया जाएगा और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जब दोस्तों कोई प्रश्न ही नहीं छूटेगा तो कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं टूटेगा। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक महान दार्शनिक की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। दोस्तों इसी सुविचार के साथ आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या होता है, भारत का स्थान कौन सा है, 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है वो कौन प्रदान करता है, एक लंदन की एक परामर्शी संस्था है जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। ये प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताती है कि आपका पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो इन्होंने कहा कि जापान और सिंगापुर शक्तिशाली कैसे बताती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे बताती है। जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट्स इतना शक्तिशाली है कि आप इनको लेकर के बहुत सारे देशों में, यानी कि शक्ति का मतलब यही है कि कौन सा देश का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है कि आप उसको लेकर के कितने देशों में मुक्त यात्रा कर सकते हैं, मतलब कि बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जापान और सिंगापुर इसका पासपोर्ट बहुत शक्तिशाली है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने प्यारे भारत से। भारत का पासपोर्ट इन्होंने क्या बताया, भारत का पासपोर्ट इन्होंने बताया कि भारत 199 देशों का इन्होंने क्या किया, आकलन किया, 199 देशों का, जिसमें से भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, 80वें स्थान पर भारत आया है। 2023 में अगर बात करें तो कौन से स्थान पर था, 83वें, यानी कि 83 का जो स्थान था भारत का था 2023 में। 3 स्थानों की यहाँ पर बढ़त मिली है। अगर बात करें कि भारत का पासपोर्ट लेकर के आप कितने देशों में मुक्त वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के, तो 62 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं भारत के वीज़ा को, भारत के पासपोर्ट को लेकर के। म्यांमार, थाईलैंड, ये सब कंट्री इसमें शामिल हैं। तो सबसे शक्तिशाली की अगर बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक की, तो सबसे शक्तिशाली जापान, सिंगापुर, इटली, ये सब दिए गए, लेकिन हमें जापान और सिंगापुर को याद रखना है। भारत ने, मैंने बता दिया कि भारत 199 देशों में से 80वें स्थान पर, भारत 62 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। ये तमाम कंट्री थे, कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव सहित। एक और रिपोर्ट आई थी कुछ ही दिन पहले, मैंने वो भी पढ़ाया था आपको कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की आर्टन कैपिटल की सूची में कौन शीर्ष पर है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 193 देशों का आकलन किया था और यूएई को सबसे मजबूत पासपोर्ट के साथ इन्होंने नंबर 1 पे रखा था। यूएई कितने 130 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं जिनके पास यूएई का पासपोर्ट है। भारत का पासपोर्ट इन्होंने कितने स्थान पर रखा था, 66 इन्होंने स्थान पर रखा था, यानी कि भारत 24 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। तो 2 अलग अलग रिपोर्ट थी, एक तो हेनले रिपोर्ट थी, एक आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट थी, दोनों मैंने आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों ये था पासपोर्ट की पावर से संबंधित एक क्वेश्चन की उसकी किसने स्ट्रेंथ है। एक क्वेश्चन और है, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बनाए इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। इसमें एक तो बताया गया है कि 1 लाख से जिनकी आबादी ज़्यादा है उसमें स्वच्छ कौन है, और एक बताया 1 लाख से जिसकी आबादी कम है उसमें कौन है, और तीसरा बताया जो गंगा सिटी हैं जिनसे गंगा निकलती है वहाँ पर जो शहर हैं उनमें से कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है नंबर 2, इसमें बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है। तो ऑप्शन 1 क्या है, इंदौर सूरत को, सूरत और पटना को, इंदौर भोपाल को, भोपाल और सूरत को। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है पहला, इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को क्या मिला है, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।
इस पुरस्कार वितरण की जो थीम थी इस बार की 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण की, उसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। तो ये थीम भी हमें याद रखना है, इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। मैंने बताया कि इंदौर और सूरत जो है ये सबसे स्वच्छ शहर थे, किसमें? 1 लाख से अधिक आबादी वालों में। अब बात करेंगे 1 लाख से कम आबादी वालों में। चलिए देखते हैं कि 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर लगातार 7वीं बार, हम जब से ये स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ इंदौर नंबर 1 पे रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सासवाड़ा को, ये महाराष्ट्र का जो सासवाड़ है इसको नंबर 1 मिला है, और जबकि छत्तीसगढ़ का पाटन इसको नंबर 2 मिला है, और महाराष्ट्र का लोनावाला को ये तीसरा स्थान इनको मिला है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण से ये राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने ये भारत मंडपम में ये पुरस्कार वितरण किए। ठीक है, तो 1 लाख से कम आबादी वालों में हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र के सासवड़ और छत्तीसगढ़ का पाटन और महाराष्ट्र का लोनावाला में थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ था। इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक आबादी वालों में स्वच्छता का नंबर 1 स्थान मिला है। इंदौर लगातार 7वीं बार ये स्थान प्राप्त किया है। इसी से मिलता जुलता इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कई बार ऐसे दिया गया है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन एक हल्का सा पढ़ा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर सबसे स्वस्थ है, लेकिन आपने ये लाइन नहीं पढ़ा कि सबसे स्वस्थ गंगा शहर। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर के आया हूँ। ऑप्शन ए है वाराणसी कानपुर, वाराणसी प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज और प्रयागराज गाजीपुर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, वाराणसी प्रयागराज को सबसे गंगा सिटी यानी कि जो गंगा टाउन है उसमें से सबसे स्वस्थ कौन है वो सबसे बताया गया कि वाराणसी और प्रयागराज। अगर हम कैंट की बात करें तो कौन से कैंट को सबसे स्वच्छ बताया, तो महू कैंट जो है मध्य प्रदेश का, उसको सबसे ज़्यादा स्वच्छ बताया गया है। देखिए ये कौन ये सर्वेक्षण करता है, कौन आयोजित करता है? ये सर्वेक्षण जो आयोजित करता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि MOHUA द्वारा आयोजित ये हुआ, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये क्या करता है? स्वच्छ सर्वेक्षण, शहरी स्वच्छता, साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। कब से शुरू हुआ था ये? 2016 से ये शुरू हुआ था। बेस्ट गंगा टाउन सर्वे में मैंने बता ही दिया कि बेस्ट गंगा टाउन की अगर बात करें तो वाराणसी नगर, और अभी हमने प्रयागराज की बात करी। तीसरी बार देश में पहला पुरस्कार वाराणसी को मिला है। अगर स्वच्छता की वैसे बात करें तो हमने बता ही दिया कि इंदौर और सूरत 1 लाख से अधिक आबादी वालों में, गंगा सिटी में वाराणसी और प्रयागराज। किसने पुरस्कार दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। तो दोस्तों ये था स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 यूनाइटेड कप की विजेता कौन सी टीम रही? तो ये यूनाइटेड जो कप है ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। कौन इसमें? देखिए जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो नंबर 1 और नंबर 2 है, इनके बीच में फाइनल खेला गया था। किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या खेला गया था? फाइनल। इन दोनों के बीच में फाइनल खेला गया। कहाँ पर खेला गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर खेला गया। और इसमें जीता कौन? जीता इसमें जर्मनी जीत गया। ठीक है, तो 2024 यूनाइटेड कप की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी, और उप विजेता कौन सी है? पोलैंड है। तो फाइनल मैच ये मैंने बता दिया। 18 टीमों ने टोटल यहाँ पर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे ज़्यादा बिना बात की बकबक है। अगला क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए वाइब्रेंट गुजरात ये क्या होता है? ग्लोबल जो समिट होता है ये क्या होता है? ये इन्वेस्टर से संबंधित होता है। ठीक है, जो निवेशक होते हैं ना उनसे संबंधित ये होता है। ये कहाँ पर होता है? द्विवार्षिक होता है। ठीक है, तो द्विवार्षिक ये सम्मेलन होता है, और इसमें अब की बार जो कहाँ पर होता है? ये लगभग गुजरात में ही आयोजित होता है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ये UAE के हैं। और ये क्या थे? यहाँ के क्या थे? मुख्य अतिथि थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो नंबर सी वाले जो थे ये कौन थे? यहाँ के मुख्य अतिथि थे, ये UAE के हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? वाइब्रेंट गुजरात का PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर? गांधीनगर में, बताया मैंने, गुजरात में ही होता है ये। और 10वां अब की बार एडिशन था इसका। द्विवार्षिक निवेशकों का वैश्विक व्यापार कार्यक्रम है, जो बिजनेसमैन है उनसे रिलेटेड है ये, और भारत के गुजरात राज्य में ही आयोजित किया जाता है। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन ए है यश तुषीर, अमन सहरावत, दीपक पूनिया
और विजय कुमार। तो इसका सही जवाब जो है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 केजी में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। पिछली बार इन्होंने क्या जीता था, कांस्य जीता था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है कि अमन सहरावत किससे संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने जागरेब ओपन में गोल्ड जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई ये कुश्ती क्रोएशिया में ये क्या हुआ, इनका आयोजन हुआ था। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मिलन 24, पहली बात तो ये ध्यान दे लीजिए कि मिलन 24 ये है कोई दो राष्ट्र के बीच में नहीं है, ये क्या है, बहुराष्ट्रीय है, इसमें बहुत सारे कंट्री शामिल हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना का अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय है, अभ्यास का नाम है मिलन 24। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। तो अब इसमें क्या बताया कि मिलन भी एक द्विवार्षिकीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी कौन से कंट्रीज़ की तरफ इशारा करती है। तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था 1995 में। नाम क्या है, मिलन 24। कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। कौन सी सेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, द्विराष्ट्रीय है या बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने। तो कौन करेगा उद्घाटन, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भारत के सबसे लंबे पुल का तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो जाता है कि अगर सबसे बड़ा, सबसे लंबा, प्रथम, ये सब चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो समुद्र पर बने कौन सा पुल है, नाम क्या दिया, अटल सेतु इसका नाम दिया गया है। इसकी नींव कब रखी गई थी, 2016 में इसकी नींव रखी गई थी। और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 18,000 करोड़ का इसमें खर्चा हुआ है। और 2 घंटे की दूरी को, ये नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने में 2 घंटे की दूरी को कितने में बदल देगा, सिर्फ 20 मिनट में ये बदल देगा। तो इसका उद्घाटन समुद्र पर सबसे लंबा पुल अटल सेतु है। ठीक है, मुंबई में, नई मुंबई से जोड़ने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो ये तो पहले ये समझ लीजिए, डार्क स्काई पार्क, एक कुछ दिन पहले एक टर्म्स आया था कि डार्क स्काई रिजर्व, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था हेनाले लद्दाख में। तो हेनाले लद्दाख में क्या हुआ था, डार्क स्काई रिजर्व हुआ था। देखिए, अगर खगोल विज्ञान यानी कि जो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी आपको विज्ञान से संबंधित रिसर्च करने होते हैं वहाँ पर स्वच्छ आकाश में किए जाते हैं। आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट इतनी है कि आप आकाश की जो तारे हैं उनको बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते हैं। जब कोई वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो उनको स्वच्छ नहीं दिखाई देता है वो। तो हेनले यानी कि लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व, वहाँ पर इसको यानी कि प्रकाश जो पोल्यूशन है, हम कहें अगर लाइट का भी पोल्यूशन है, 3 ही पोल्यूशन हमने पढ़े थे, 3-4 पोल्यूशन, लेकिन लाइट भी एक प्रकार का पोल्यूशन है। इसको नियंत्रित करने के लिए ये डार्क स्काई रिजर्व हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुई मतलब। तो इसी तरह से एक डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पर हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये भी क्या है कि यहाँ पर भी प्रकाश पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा और खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो भी रिसर्च हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये डार्क स्काई पार्क का यहाँ खिताब किसको, टाइगर रिजर्व को मिला है। तो ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता ही दिया कि हाल ही लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व खोला गया था वो। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसलैंड बैंक, पंजाब नेशनल, एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन बी जो है, इंडस बैंक ने क्या किया है, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में रखना, NPCI के साथ इनका समझौता हुआ है। तो सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मार्क मिसाइल है। देखिए, मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक और क्रूज होती है। बैलिस्टिक है ये पाथ फॉलो करती हैं, क्रूज पैरेलल चलती हैं। ठीक है,
मिसाइल क्या होती हैं? मिसाइल कई प्रकार की होती हैं। अगर मिसाइल की बात करें तो सरफेस टू सरफेस या सरफेस से सरफेस पे मार करेगी ऐसे करके। यहाँ सरफेस पे है तो सीधा एयर में मार करेगी। एयर टू एयर यानी कि एयर जहाज़ से लगा करके दूसरे टारगेट को निशाना बनाना, एयर टू एयर भी हो गया। और तो इस प्रकार की ये 3-4 प्रकार की मिसाइलें हैं। तो अगर इसकी बात करें हम आकाश मिसाइल की, तो आकाश अभी इसका सफल परीक्षण हुआ है आकाश एनजी का। आकाश एनजी का इसका सफल परीक्षण हुआ, कहाँ से हुआ है? जो उड़ीसा का जो तट है वहाँ से, चांदीपुर से, वहाँ से इसका क्या हुआ? सफल परीक्षण हुआ है। आकाश मिसाइल का हुआ है। इसकी जो रेंज है 70 से 80 किलोमीटर की रेंज है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 3087 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये इससे आकाश मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन था। किसने इसका सफल परीक्षण किया है? इसका डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर यहाँ पे मार करेगी। अगला क्वेश्चन है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलपीआई ने नई दिल्ली में एजेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया शीर्षक नामक से एक रिपोर्ट जारी करी। किसने रिपोर्ट जारी करी? एलपीआई ने। इंपॉर्टेंट है ये। एजेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी। एलपीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो इसका सी जो है जवाब, नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय। ये क्या है? लैंड पोर्ट अथॉरिटी क्या होता है? हिंदी में इसका नाम है कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। ये गृह मंत्रालय के अधीन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसका कोई आर्टिकल में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया। इसको इसके एक्ट के तहत इसको बनाया गया। तो 2010 में क्या हुआ? इस प्राधिकरण को लाया गया और 1 मार्च 2012 से इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ये क्या करता है एलपीआई? ये बॉर्डर पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, उनको अपग्रेड करने का काम, उनके रख रखाव, उनका मैनेजमेंट, ये सब काम क्या करता है? एलपीआई करता है। ये जो इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट हैं उनका भी मैनेजमेंट क्या करता है? ये करता है। न्यूज़ में इसलिए था कि अगले 3 साल में इसके बारे में ये चर्चा है कि अगले 3 साल में इनको यानी कि जेंडर फ्रेंडली बनाया जाएगा। कि मान लो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है तो यहाँ पर अगर महिलाओं की भी चेकिंग होती है तो उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करी जाएंगी। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप जेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं वहाँ पर लेडीज़ को भी खड़े करके आप चेक कर सकते हैं, नहीं, महिलाओं से रिलेटेड भी वहाँ पर चेक पोस्ट पे इंतज़ाम किए जाएंगे। तो अगले 3 साल में ऐसा किया जाएगा। अधिनियम की धारा यानी कि जो एक्ट था 2010 का, उसकी जो ये धारा 11 है, ये एलपीआई को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बिंदुओं पर यात्रियों और वस्तुओं की सीमा पर, जो सीमा पर आवाजाही है उसमें चेक पोस्ट पर जो है ना, इन सुविधाओं को विकसित करने और जो मैनेजमेंट संबंधित जो भी शक्तियाँ वो प्रदान करती है। मैंने आपको बताई दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन कौन है? आदित्य मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारणों के लिए किसके साथ समझौता किया? आजकल आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ पे एक स्पोर्ट्स 18 करके आता है, स्पोर्ट्स 18। तो यानी कि वाईकॉम 18 के साथ इन्होंने समझौता किया है हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारणों के लिए। और कब से कब तक? 2023 से 2027 तक। सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन था। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका ऑप्शन है अगरतला, नासिक, भोपाल, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नासिक में। युवा महोत्सव, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था कोलकाता में। उनके जयंती के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नासिक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में किस राज्य ने योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू करी? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो योगश्री योजना है ये कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की योजना है। इसमें इतना याद रखना है कि इसमें क्या कहा गया है, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं एसटी एससी के छात्र, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए ये सब क्या किया गया है? ये शुरू करेगी। इतना हमें याद इतना ही करना है। योगश्री योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। किन से संबंधित है? एसटी एससी छात्रों से संबंधित है। उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के हिसाब से ये योजना शुरू करी गई है, उनको मान्यता देने के लिए सब चीज़ें ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की असोल्ट राइफल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है अग्नि, निर्भय, उग्रम, तेजस। तो इसका सही जवाब जो है उग्रम।
उग्रम यानी कि क्रूर, क्रूर का मतलब फेरोसियस नामक एक स्वदेशी असोल्ट राइफल किसके द्वारा इसका डीआरडीओ का एक यह विभाग है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद के शैलेंद्र गाड़े ने इनको क्या किया, इसको लॉन्च किया है। कितनी दूर तक मार कर सकती है ये? 500 मीटर तक मार कर सकती है और 4 किलोग्राम से भी कम इसका वजन है। तो अभी हमने सिर्फ बात यही करी है डीआरडीओ ने क्या विकसित किया, असोल्ट राइफल स्वदेशी विकसित की है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उग्रम। उग्रम मतलब क्रूर बोल दो, फेरोसियस बोल दो। और जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो इसका विभाग है हैदराबाद में है, उसके शैलेंद्र गाड़े ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। 500 मीटर इसकी रेंज है, 4 किलोग्राम से इसका कम वजन है। डेनमार्क और भारत ने हरित ईंधन उन्नति के लिए अभूतपूर्व साझेदारी बनाई। इसमें सिंपल क्वेश्चन तो बहुत ऐसा लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो बहुत लगता है, लेकिन सिंपल लाइन ये है कि डेनमार्क और भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता मतलब कार्बन से जीरो कार्बन एक तरह से का लक्ष्य इन्होंने रखा है। मतलब हरित इंजन, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल की बजाय हम इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ियां भी अभी लॉन्च हुई हैं, तो एक तरह से हरित इंजन वही है, हरित ईंधन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे, सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, तो ये सब हरित ईंधन में काम आते हैं। तो कार्बन तटस्थता का कब का लक्ष्य रखा, किसने? डेनमार्क ने और भारत ने। तो ऑप्शन सी जो है 2070 तक डेनमार्क और किसने? इंडिया ने कार्बन तटस्थता का प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ये बता दिया मैंने, इसमें यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की है? पेंटागन प्रेस, पेंगुइन रैंडम हाउस, एक्मे प्रिंटिंग प्रेस, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेंटागन प्रेस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो रिसर्च फाउंडेशन है उनके सहयोग से पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक टिकाऊ भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर पड़ताल करती है। मतलब ये हुआ कि ये जो बुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि सतत भविष्य जिसको हम बोलते हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर, उसके बारे में इनका क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में ये पुस्तक बताती है। तो पेंटागन प्रेस के द्वारा लॉन्च करी गई एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर मोदी, तो ये पुस्तक का नाम था। तो इन्होंने पेंटागन प्रेस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है तो वही याद आता है कि इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था उस समय जब भारत पाक का विभाजन हुआ था। और भारत पाक के विभाजन के समय जब लियाकत और नेहरू के बीच में जो समझौता हुआ था उससे नाराज़ थे। इन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं के साथ छलावा है और इस कारण इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों पेंटागन प्रेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से ये पुस्तक प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सांगली जिला है, वहाँ पर क्या है, ये अटपाड़ी क्षेत्र में एक नए संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इस अटपाड़ी जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसका मुख्य पर्पज क्या है? ये विभिन्न जो मैमल्स होते हैं ना स्तनधारी, जैसे भेड़िए, सियार, हिरण, लोमड़ी, सिवेट, खरगोश, अन्य प्रजातियों के आवास को क्या करता है? संरक्षित करता है। किया क्या गया है? पश्चिम में जो मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। ये सिर्फ रटने वाली बातें हैं। मैनी संरक्षण, मैनी कंजर्वेशन जो है उसको मालधोक पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। 3 प्रकार के वन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ये सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, ये सब आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, डेसिडियस इनको जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो सब ये क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। 36 वृक्ष प्रजातियां शामिल की गई हैं। तो ये अटापाड़ी जो कंजर्वेशन रिजर्व है महाराष्ट्र के सांगली जिले में है और ये विभिन्न प्रकार के जो मैमल्स है जैसे भेड़िए, सियार, इनके आवास को क्या करता है? संरक्षित करता है। इतना ही न्यूज़ में था, आपको हल्का से याद रखना कहाँ पर है। हाल ही में घुड़सवारी खेल रत्न के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है पीवी संधू, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, दिव्यकृति सिंह। सिंगल लाइन क्वेश्चन है। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड की घोषणा ही हुई है और 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है खेल जगत का, वो किसको मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। बैडमिंटन के प्लेयर हैं वो। और 26 अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। तो हमने मोहम्मद शमी जी का भी नाम लिया था
और आज हमने बताया कि जयपुर की राजस्थान की एकमात्र दिव्याकृति सिंह, इनको घुड़सवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्पेशली राजस्थानियों के लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। हाल ही में सोरिंग टोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? नेपाल, भूटान, ताइवान, मंगोलिया। तो इनको भूटान का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। किनको? सोरिंग टोब्गे को। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। क्या है इनके बारे में? इनकी पार्टी का नाम है पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने चुनाव जीता और सत्ता में लौट आई। देखिए 2008 में राजा का जो शासनकाल था उसकी शुरुआत के बाद उनका ख़त्म हुआ। शुरुआत के बाद इसकी स्थापना हुई थी। पहली संसद में विपक्ष के नेता थे। कब? 2008 में। अभी ये चुनाव जीत करके आए हैं। ठीक है। स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज किसे पहनाया गया है? तो स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का ताज किसको दिया है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, कतर का हमाद हवाई अड्डा, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन जो ए है, चांगी, चांगी कहाँ का है? सिंगापुर का, उसको नंबर 1 स्थान मिला है। और जो कतर का जो हमाद है, इनको नंबर 2 मिला है। और नंबर 3 किसको मिला है? टोक्यो का एक हनेडा एयरपोर्ट है, उसको नंबर 3 मिला है। अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो हमाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो बी वाला है दोहा का, इसको क्या मिला था? इसको लास्ट टाइम क्या मिला था? लास्ट टाइम इसको नंबर 1 मिला था, लेकिन अब की बार क्या मिला है? नंबर 2 मिला है। तो अब की बार नंबर 1 किसको? सिंगापुर को नंबर 1 मिला है। किसने दिया? स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार ये बताया गया। लाल चींटी की चटनी, ओहो हो, हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बिहार, गोवा, झारखंड। बताओ, लाल चींटी की चटनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मयूरभंज, उड़ीसा। मयूरभंज कहाँ की? उड़ीसा की। इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। हाल ही में जो जीआई टैग अभी चर्चा में थे उनके नाम भी देख लीजिए। कादियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला। उड़ीसा की लांजिया सोरा पेंटिंग, जिसको कि एकॉन्स या एडिटल्स भी कहते हैं, इनको जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश की वांचो वुडन क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला। ये जनवरी की बातें हैं। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप ध्यान में रख लीजिएगा। लाल चिट्टी की चटनी, मयूरभंज, उड़ीसा। तो अभी हमने सब चीज़ें बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि लुप्तप्राय, अभी थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, अभी ABCD की बजाय सीधा क्वेश्चन रीड करते हैं। लुप्तप्राय हॉग हिरण को पहली बार कहाँ देखा गया? राजाजी टाइगर रिजर्व में। दक्षिण कोरिया की सिमटेक कंपनी भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगाएगी? गुजरात में। दक्षिण कोरिया की सिमटेक कंपनी किसकी है? दक्षिण कोरिया की। ये सिंपल याद रख लेना भैया। ठीक है। और सिमटेक कंपनी क्या है? ये कहाँ पर लगाएगी? गुजरात में लगाएगी। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में अरुणा नायर को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। उत्तरी ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले मांसाहारी कर्मी की नई खोजी प्रजाति का नाम क्या है? बस इतना याद रखना है कि जो नॉर्थ ग्रीनलैंड है उसमें एक आतंकवादी टेररिस्ट जानवर एनिमल का नाम दिया गया। कौन सी प्रजाति है वो फियरबिस्ट कोपरी नाम है उसका, ये याद रखना है हमें। किसको रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। सिंपल याद करने वाले क्वेश्चन है, रटने वाले। लेकिन आपके सामने एक PDF में सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं जो अभी पिछले 4 दिन में थे। रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, अपने है ना, चीफ ऑफ स्टाफ को नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। किसको? रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ को। भारत सरकार ने IAS अधिकारी, कौन सा IAS अधिकारी जिसे जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO का नया राजदूत बनाया है? किनको बनाया? सेंथिल पांडेन सी को बनाया है। इन्होंने क्या बनाया है? विश्व WTO का नया एम्बेसडर बनाया है। इन्होंने किन का स्थान लेंगे? ब्रजेंद्र नवनीत का ये क्या करेंगे? स्थान लेंगे। ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इनका अनुमान है कि 2024 में विश्व की जो बेरोजगारी है वो 5.2% होगी। तो एग्जाम में कई बार सीधा बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन कितना बोला है, ये क्वेश्चन आज की कोई भी वो नहीं है कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार क्रिकेट में पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट का मैच था जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी टेस्ट की, उसमें स्कोर पूछ लिया गया था कि कितने विकेट पर कितने रन बने थे। तो ये क्वेश्चन का कोई अंदाज़ा नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी होगी? 5.2%। LIC
LIC ने जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसके द्वारा समर्थित एक RMBS भी क्या होता है, जो लोन लेते हैं और जो ब्याज देते हैं उस ब्याज से चलने वाली जो कंपनी है ये क्या है, RMBS है। और इसमें 10% इक्विटी की हिस्सेदारी कौन करेगी, LIC करेगी। इतना याद रखना था इसमें। अब ये मैंने बताया कि RMBS क्या है, मूल रूप से ऋण आधारित संपत्ति है जो आवासीय ऋण पर भुगतान किए ब्याज के द्वारा चलती है, ये ठीक है, समर्थित है। तो ये सब मैंने बताया। इसमें LIC अपने 10% तक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगी। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस शुरू करेगा। 34वां क्वेश्चन है कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये जो UAV है इसका अनावरण किया गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। ये नौसेना का है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। तो ये नौसेना का है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, प्रसादम इसका नाम है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। प्रसादम इसका क्या है, नाम है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। महाकाल के दर्शन करने जो लोग जाते हैं उनके लिए ये है, ठीक है, प्रसादम। टैक्सी सेवा वायु असम ने शुरू करेगी और क्या है, 100% इलेक्ट्रिकल है, ऐप के आधारित है। तो असम ने कौन सी टैक्सी सेवा शुरू करी है, इलेक्ट्रिकल वायु। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की। पात्रता क्या है उसकी, 18 से 75 वर्ष है। तीर्थयात्री की दूरी कितनी होगी, 900 किलोमीटर तक ये दूरी होगी, ठीक है। रामलला दर्शन योजना शुरू करी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के महानतम फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन। तो ये इतना याद रखना है कि फुटबॉलर थे ये और कहाँ के थे, जर्मनी के थे। क्या नाम है, फ्रांज बेकनबाउर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे, हम सबको पता है फोनपे, ने रितेश पाई को अपना इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया CEO नियुक्त किया है। तो रितेश पाई का नाम याद रख लेना, फोनपे जब भी चलाओ तो उसमें रितेश पाई को क्या किया गया है, CEO। इससे पहले ये क्या थे, UK के फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे और बेंगलोर में फोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। रितेश पाई टेरापे में थे, 2015 में हमारे फ़ोनपे की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 40वां क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस महोत्सव 2023 का कौन सा एडिशन था, ये 9th एडिशन था। कहाँ आयोजन हुआ, ये फरीदाबाद में आयोजन हुआ था। सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये। भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। तो इसमें देख लीजिए कि हमारा जो मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक बर्फीले महाद्वीप कौन, अंटार्कटिका के लोरसेमैन हिल्स क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्र, तो भारत का जो अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, क्या नाम है उसका, भारतीय अनुसंधान केंद्र में भारत के अंटार्कटिक अभियान के शोधकर्ताओं में शामिल हुए। कौन कौन, बांग्लादेश के और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हो गए। जो हमारा भारतीय जो रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, अंटार्कटिका में, लॉरसेमैन हिल्स क्षेत्र में है वो, तो वहाँ पर ये वैज्ञानिक भी शामिल हो गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है, ये UGC के द्वारा ये क्या किया गया है, जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति में इसमें शामिल किया गया था और क्या है ये 2019 में पहली बार जारी किया, अभी 2.0 जारी किया। उच्च शिक्षण अकादमी में यानी कि प्रमोशन फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड बिजनेस बुक्स इन हायर एजुकेशन अकेडमी, तो ये इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। मूल्य प्रवाह किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है और नई शिक्षा नीति में था। UGC ने अभी क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। सीलवर्धन UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। 44वां क्वेश्चन है कि छात्र प्रतिभा को उजागर करने के लिए शिक्षा मंत्री, इनका ध्यान रख लेना, शिक्षा मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। कौन है शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय बाल भवन में इसका उद्घाटन किया। और क्या है इसका मकसद, ये है कि महोत्सव शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने, आर्ट बढ़ावा देना और स्कूली छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए शुरू किया। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। राष्ट्रीय कला उत्सव है, किसने शुभारंभ किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में इसका उद्घाटन किया। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 छात्र इसे अपनी कला का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई स्थित गैर लाभकारी धर्मार्थ, ये जो चैरिटी वाला है, ये क्या है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के कहने पर इस सम्मान की शुरुआत, किस सम्मान की, कि जो सांसद रत्न पुरस्कार दिया जाता उसकी बात कर रहे हैं। सांसद रत्न पुरस्कार, यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, सांसद रत्न पुरस्कार। तो एक सांसद रत्न पुरस्कार, एक सांसद महारत्न पुरस्कार।
तो ये चेन्नई में स्थित एक ये है चैरिटी फंड है। ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कहने पर इसकी शुरुआत करी गई थी। किस किस को मिला है सांसद रत्न पुरस्कार? सुकांत मजूमदार जो भाजपा के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, सुधीर गुप्ता भाजपा के हैं, राम सिंह कोल्ले एनसीपी के हैं, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के हैं। तो ये नाम आप एक बार ध्यान रख लेना। ये 5 को तो मिला है सांसद रत्न पुरस्कार। और अब सांसद महारत्न पुरस्कार ये 4 लोगों को मिला है। एन के प्रेमचंद्रन किसके हैं? आरएसपी के हैं। अधीर रंजन चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। विद्युत बरन महतो भाजपा के हैं। हिना विजय कुमार गवित भाजपा के हैं। ये नाम इधर उधर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि इंग्लिश में इधर उधर हो सकते हैं, इनका हिंदी अनुवाद ऐसे ही है। तो हिना विजय कुमार गवित भाजपा के हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली ज्यूरी ने, तो इसका जो ज्यूरी थी अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली ज्यूरी ने, तो ज्यूरी के जो कौन थे प्रमुख? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति भी इसमें क्या थे? शामिल थे। तो नेतृत्व किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने, कानून मंत्री हैं, और इन्होंने क्या किया? सांसदों का चयन किया था। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें अगर 9 जनवरी को क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। हमने बता दिया कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2003 में से यह क्या किया जाता था? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। 2015 से फिर 2 साल में एक बार मनाया जाने लगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो हमें 14 सितंबर दिन याद आता है। और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस ये शुरू किया 2006 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 11 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल 23 में दिया गया है मानव तस्करी पर प्रतिबंध के बारे में, तो आर्टिकल 23 इसी से संबंधित है। 11 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। 27वें जो राष्ट्रीय युवा उत्सव उसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान का निधन हो चुका है। और अंतिम क्वेश्चन है कि नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन 12 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। कौन है आयोजक? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो इसका आयोजन करेगा। तो दोस्तों ये थे 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 दिनों के 51, यानी कि एक दिन का 17 क्वेश्चन लगा लीजिए आप, और बिल्कुल 30 मिनट में ही आपको सब कुछ समझा दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।